जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बी एच आई सी 112 BHIC 112 यानी कि 112 के लिए यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1। हालांकि इससे पहले भी BHI 112 के लिए कई क्लासेस अपलोड हो चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, जैसे कि आपका मराठा साम्राज्य के बारे में इसमें भी दिया गया है कि मराठा साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से पेशवाएं हैं, कौन कौन से सम्राट आए, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, उसके बाद कौन कौन से शासक महत्वपूर्ण रहे, एक एक करके मैंने सब कुछ चर्चा किया डिटेल से। वो भी ठीक है, वो भी पूरा सिंपल लैंग्वेज में, पूरा स्टोरी टाइप का, मूवी के टाइप का है ना। तो उसको आप जरूर देख लीजिए। लगभग 4 से 5 सेशन मैंने इसके रिगार्डिंग से मराठा पे बनाया हुआ है और इसका एक प्ले लिस्ट भी बना दिया गया BHS 112 के नाम से। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें कहा जाता है फारसी इतिहास और संस्मरण। संस्मरण में ये देखिए फारसी इतिहास जो है क्या होता है, फारसी इतिहास के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके सिलेबस में ये फारसी इतिहास के बारे में दिया गया है और इतिहास में जो नहीं लगभग लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी एग्जाम होती है तो फारसी इतिहास के बारे में, है ना। तो आप सबको पता होगा। तो यहाँ से आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कहा जाता है फारसी इतिहास का, जो किस तरह से विस्तृत हुआ, किस तरह से इसका क्षेत्र में फैला हुआ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। तो आप सभी यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिए और सुनने की कोशिश कीजिए। क्या कहा जाता है, जैसे फारसी का विस्तृत होता क्षेत्र है, बोले तो फारसी में जो भी शब्द हैं, जो भी भाषाएं हैं, वो किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में इसका विकास हुआ, किस तरह से इसका फैलाव हुआ, इसके बारे में जानेंगे। इसमें जैसे कि इसमें क्या दिया गया, कुछ फारसी शब्दों में दिए गए हैं, जैसे कि विदाएं होती है। विदाओं में जैसे तजकिरा, तजकिरा क्या होता है, जो तजकिरा जो है ये फारसी शब्द है और उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवनी संग्रह, है ना। उसी प्रकार कहा जाता है जैसे कि आप जैसे तारीख, है ना, तारीख को क्या कहते हैं हम लोग, इतिहास। जैसे तारीख होता है ना, वो फारसी शब्द है और उसको हम लोग हिंदी में इतिहास कहते हैं। इसी बारे में यहाँ देखिए एक एक करके जानेंगे। इसको समझाने योग्य तो नहीं है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि भारत में फारसी कई विधाएं प्रचलित थी, जैसे कि तारीख तारीख को इतिहास कहते हैं, आप सभी यहाँ देख पा रहे हो। और संस्मरण, मलफूजात, ये सभी जो है ना विधाएं हैं। ठीक है, ये फारसी विधाएं हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ रहे हैं। और उसके तजकिरा, जैसे भी मैंने तजकिरा के बारे में चर्चा किया था, तजकिरा को जो है जीवनी संग्रह कहते हैं। ठीक है, तजकिरा को जीवनी संग्रह हम लोग हिंदी में कहते हैं। जैसे नसीहतनामा, इसको जो ना सलाह साहित्य कहते हैं। नसीहतनामा जो है सलाह साहित्य को कहते हैं, जो सलाह देते हैं उसके साहित्य को नसीहतनामा कहते हैं। ये सारे के सारे जो है ना फारसी शब्द हैं और बगल में आपका हिंदी भी लिखा गया है ताकि आप सभी समझ सको। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए एक दो भी लिख दोगे तो चलेगा काम, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे याद होनी ही चाहिए। ओके, आप इस तरह से मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद कहता है वाक्या। वाक्या क्या होता है, दरबार की कार्रवाई की रिपोर्ट। जो दरबारी होती है, दरबार होते हैं, उसकी जो कार्रवाई होती है उसके बारे में रिपोर्ट जो बनाई जाती है उसके बारे में ये वाक्या जो है कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो ना अखबारात, उसके समाचार रिपोर्ट हो गया, दस्तूर अल अमल हो गया, ये ईसा हो गया, ये सब चीजें हैं जो ना ये विधाएं हैं। ठीक है, इसको आप सभी एक दो बार पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्या कहा जाता है। अकबर द्वारा, आप सभी ध्यान से सुनिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अकबर द्वारा सभी स्तरों पर प्रशासन की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के निर्णय से भारत में फारसी भाषा का बढ़ावा मिला। यानी कि अकबर के द्वारा जो ना स्तरों में प्रशासन जो थी, अकबर का शासनकाल जब था मुगलों के समय में, तो वह क्या हुआ था, फ्रांसीसी जो है ना भारत आए थे। आपको पता होगा कि फ्रांसीसियों ने विदेशी भ्रमण किए हुए थे, फ्रांस से भारत आए हुए थे और मुगल सम्राट सबसे मिलते थे। तो उसे मिलने के बाद जो है एक दूसरे से जो क्या होता था, आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने थे उसको, स्वरूप उसका स्वागत करते थे, बिजनेस की बातें करते थे। और इसके बाद धीरे धीरे जो उसकी जो भाषाएं होती है, जैसे मान के जो अपना भारत देश में हिंदी बोली जाएगी, है ना, तो उसके जो फारस के हैं तो वो तो फारसी ही बोलेंगे। तो फारसी, अब उसको हिंदी अच्छे से नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता होगा, सबको नहीं आती। ठीक है, तो वो आते थे तो वो फारसी ही बोलते थे। ठीक है, तो उसकी आधिकारिक भाषा को स्वीकार किया, अपनाने में निर्णय लिया और ये जो फारसी भाषा को लगभग इस तरह से बढ़ावा मिला। भारत में जो फारस शब्दों की जो है बढ़ावा मिला। जिस तरह से अंग्रेजी शब्द क्या हुआ, अंग्रेज जब वो आक्रमण कर रहे थे, यहाँ पे हस्तक्षेप किया, गुलाम बनाया, तो उसके दरमियान जो हमला इंग्लिश शब्दों का ज्यादा प्रकोप हुआ, है ना। धीरे धीरे इंग्लिश शब्दों का फैलाव होने लगा। इसी प्रकार फारसी शब्द का भी हुआ। ठीक है, ओके। फिर कहा जाता है
यह परिवर्तन जाने माने ईरानी अभिजात्य फतुल्लाह शिवाजी द्वारा लगाया गया था। मतलब ये जो है ना, जो भी चीजें हुई थी, फारसी भाषा को जो बढ़ावा मिला था, ये एक अभिजात्य था, ईरानी अभिजात्य ईरान का था, जिसका जो है ना फतुल्लाह, जिसका नाम था फतुल्लाह सिराजी, ठीक है, इन्होंने लाया गया था, जिन्होंने मुगलों को राजस्व प्रणाली और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों को सुव्यवस्थित करने में मदद की। जिसको जो ना जो मुगल सम्राट थे, उसको जो राजस्व प्रणाली थी उसको, और जो भी प्रशासन व्यवस्थाएं थी, जो शासन करने थे, उसके कार्यालय को सुव्यवस्थित करने में इसकी काफी सहायता की थी। कौन? फतुल्लाह सिराजी। ये कहाँ के थे? ईरान के थे, ठीक है। उसी प्रकार ये ईरानी लिपिक, जो लिपिक होती है, और मतसुद्दी थे। कौन थे? ये ईरानी अभिजात जो थे, और इन्होंने फारसी भाषा और लेखे जोखे में अपनी दक्षता के कारण मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। ये क्या था? मुगलों पर काफी ज्यादा सहायता की। सहायता करने के बाद जो इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पे के पदों पर भी इन्होंने कार्य किया था। कौन? फतुल्लाह, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसी प्रकार का रहता है। लेकिन जल्द ही रिकॉर्ड रखने पर और लिखित दस्तावेजीकरण की परंपरा में वृद्धि के कारण 17वीं शताब्दी में हिंदू लिपियों का एक वर्ग उभरा। उन्होंने भारत में मुगलों की सत्ता की स्थापना के बाद बदलती राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में स्वयं को अनुकूलित किया। यानी कि उन्होंने क्या किया? जिस तरह से भारत में रिकॉर्ड जारी किया, रिकॉर्ड जारी करने के बाद दस्तावेजीकरण किया, और उसके बाद 17वीं शताब्दी जैसे प्रारंभ हुआ, उसमें जितनी भी लिपि है, जितनी भी लिपियों में क्या हुआ था? अलग अलग प्रकार के वर्गों का चर्चा होने लगा था, उभरने लगा था, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ था? जो मुगलों की सत्ता जो थी, वो उसके स्थापना के बाद बदलती राजनीति, जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, उसके बाद इसकी राजनीति जो पॉलिटिकल थी, उसके बारे में इसको बदलने लगी। उसके बाद जो आर्थिक स्थिति थी, जैसे पता ना कि कभी दयनीय स्थिति हो जाती थी, कभी ऊंची स्थिति हो जाती थी, इसकी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन होने लगा था। इसके जो है ना पर अनुकूलित स्वयं खुद हुए करने लगे थे, क्योंकि वो प्रशासनिक पदों पर था, ठीक है। उसी प्रकार का फारसी ने कार्यरतों, खत्रियों और वेश्यों और ब्राह्मणों के लिए अफसरों के द्वार खोल दिए। यानी इस तरह से फारसी ने क्या किया था? जो भी ब्राह्मण थे, वैश्य थे, इन तमाम जातियों के लोगों को क्या किया था? वो द्वार उसके लिए खोल देते, आने जाने के लिए खोल देते। प्रारंभिक लेखाकार होगी, लिपिक के सचिव थे। प्रारंभिक लेखाकार जो है वो लिपिक और सचिव थे। उसके बाद कहता है फारसी के द्वारा हिंदवी के विस्थापन ने इन जातियों को मतबतों, यानी कि मकतबों जो किसको कहते हैं हिंदी में, ये फारसी शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार कहता है मदरसों में फारसी सीखने के लिए प्रेरित किया, और जहां उन्होंने राजस्व, पत्रकार भूमि, इस तरह से ग्राम लेखाकार, मतलब क्या हुआ देखिए, जैसे फारसी शब्दों का विकास हुआ, इस तरह से वो धीरे धीरे क्या किया, भारत के स्कूलों में, मदरसाओं में फारसी सीखने के लिए प्रेरित किया गया, ठीक है, और उकसाया गया। इस तरह से उन्होंने क्या किया? राजस्व हो गया, उसके बाद पत्रकार भूमि, इस सब तमाम चीजों को, सर्वेक्षण, याचिका, लेखक, ये सब तमाम चीजों में इसको कौशल बनने के लिए स्थापित किया, स्किल डेवलप किया, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है आगे आगे देखिए, कहा जाता है फारसी के प्रशिक्षण, किस तरह से फारसी शब्द का प्रशिक्षण किया गया, किस तरह से, जैसे अभी चर्चा किया ना, स्कूल और मदरसा में जो है, जैसे मदरसा के समझते हो ना, जो मुस्लिम लोग जो हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, उसको मदरसा कहते हैं। तो वहाँ पे ये फारसी शब्दों का प्रशिक्षण होने लगा, ज्ञान बांटने लगा। उसी प्रकार कहा जाता है मदरसों में फारसी पढ़ने वाले छात्रों ने अपने अंकगणित या सियाक, हिसाब, माप, सहायक गणित, ज्यामिति, घरेलू अर्थशास्त्र, चिकित्सा, तर्क प्रशासन के नियम, भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान आदि को मूल बातें सीखी। इन तमाम चीजों को जो ना फारसी शब्दों में इंडियन के लोग, भारतीय लोग, इनके बारे में सीखा और इसके बारे में जाना। और गहन ज्ञान के लिए शेख सादी के बुस्ताक और गुलिस्तान, ख्वाजा नसरुद्दीन तुसी अखलाक के नसराई आदि का अध्ययन शामिल था। ये सवाब जो तमाम चीजें पुस्तक हैं, इसके बारे में उन्होंने ग्रहण किया। पठन के लिए नियत आवश्यक इतिवृत्तों में तारीख गुजियदा, जफरनामा, ये अभी जफरनामा के बारे में जानेंगे क्या था, अगला स्टेप वही है, टॉपिक्स है, इसके बारे में जानेंगे। ये तमाम चीजों को जो अकबरनामा आदि, यानी कि कौन कौन से इसका क्या हुआ, देखिए पहली बात तो क्या हुआ, अकबरनामा, ये सभी एक पुस्तक का नाम है। जफरनामा, हासिम उस सियार, ये सब क्या हुआ था? फारसी शब्दों में लिखा गया था, फारसी भाषाओं में लिखा गया था, है ना। समझ रहे हो ना, आप सबको को पता होगा अकबरनामा कौन लिखा था, टोडरमल ने लिखा था, है ना। उसी प्रकार कहा जाता है ये सब शामिल है इसमें। और कहा जाता है 1654 यानी 1656 में कहा था बादशाह औरंगजेब थे, उनके उनके बेटे मोहम्मद सुल्तान को लिए गए पत्र से
ये विदित होता है कि शाही घराने की शिक्षा और शिक्षण में फारसी को अन्य भाषाओं पर विशेषाधिकार प्राप्त था। यानी कि क्या है, फारसी जो भाषा थी उसकी अपेक्षा अन्य भाषाओं की अपेक्षा जो ये विशेषाधिकार प्राप्त थी। ठीक है, और इसका शिक्षा हो या शिक्षण के क्षेत्र में। तो इसी प्रकार तो उन्होंने शहजादे को फारसी गद्य और कविता पढ़ना और लिखना सीखने की सलाह दी। यानी कि जो भी शहजादे थे, जो शासक अगला शासक नवाब हुआ करते थे, उसको भी फारसी सीखने के लिए प्रेरित किया गया। फारसी में कविताएं पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित किया गया। और उन्होंने आगे विस्तार से बताया अकबरनामा को फुर्सत में पढ़ें ताकि आपकी बातचीत को लेखन की शैली शुद्ध और सुरुचि हो सके। जैसे भी मैंने क्या बताया था, अकबरनामा एक पुस्तक है जो अकबर से संबंधित है और इसका लेखक जो थे टोडरमल थे। इन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी और इसके बारे में क्या कहता है, सम्राट शहजादे को ये कहा जाता है, निर्णय का मतलब कि कहा जाता है कि आप जो है ना अकबरनामा की पुस्तकें पढ़ें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, इसमें आपको रुचि भी होगी। ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है। और लिपियों के लेखन के बारे में देखिए क्या कहा जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण मुंशी चंद्र भान ब्राह्मण द्वारा लिखी गई पुस्तक, एक लेखक हैं मुंशी चंद्र भान ब्राह्मण, इन्होंने लिपियों के बारे में लिखा है जो 1666 से 70 के बीच में, जिसका नाम है चार चमन। ठीक है, चार चमन यानी कि चार बगीचे, इसके बारे में लिखा है उन्होंने। और उनका जन्म 16वीं शताब्दी के अंत में लाहौर पंजाब में हुआ था, जब यानी कि 1600 की ईस्वी के आसपास, आज़ादी से पहले कि लाहौर जो ये अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान और भारत तो एक हुआ करता था, आपको पता होगा। और लाहौर जो पाकिस्तान पंजाब में हुआ करता था। ठीक है, तो ये वहाँ के थे। 16वीं शताब्दी के अंत में इसका जन्म हुआ था, किसका, मुंशी चंद्रभान ब्राह्मण का। और कहा जाता है और उन्हें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों बादशाहों के यहाँ सेवा करने का अनुभव है। यानी ये मुंशी चंद्रभान जो है ना, ये शाहजहां हो गया, जहांगीर हो गया, औरंगजेब हो गया, इन तीनों मुगल शासकों के दरबार में जो है ना इन्होंने सेवा शामिल किया था। वह एक अभिजात राज्य सचिव, फारसी कवि और गद्य लेखक थे। और उन्होंने पुस्तक चार चमन यानी कि चार बगीचे मुगलों की सेवा करने में उनके व्यक्तिगत अनुभवों का एक विस्तृत और विशेषज्ञ सचिव बनने के लिए आकांक्षी लोगों के लिए एक नियमावली थी। इस प्रकार पुस्तक की शैली स्मरण सलाह पुस्तक थी। ठीक है, उसका जिसमें नैतिक व्यवहार, रहस्यमय संवेदना, निश्चितता, दृढ़ता, सार्वजनिक नैतिकता, यानी कि इस पुस्तक में जो है मुगल साम्राज्य के बारे में आपको संपूर्ण जानकारियां दी है। जैसे कि इसमें क्या नैतिकताएं थी, क्या इसमें कौन कौन सी सलाह थे, कैसे कैसे व्यवहार थे, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे शिष्टता थे, दक्षता थे, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये पुस्तक इसके बारे में मुगल साम्राज्य के बारे में दिया गया है। जैसे कि औरंगजेब हो गया, शाहजहां और जहांगीर, इन तीनों सम्राटों के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार राज्य सेवा में शामिल होने की लिपिक परिवारों के बीच एक पुरानी परंपरा थी। मुंशी चंद्रभान ने अपने बेटे ख्वाजा तेजभान को प्रशिक्षित किया। यानी कि जो लेखक थे, कौन थे लेखक, मुंशी चंद्रभान, वो अपने बेटे को भी जो है ना इन्होंने प्रशिक्षित किया कि आप भी पढ़ो, आप भी लिखो, आप भी समझो। ठीक है, जिसे एक कुशल मुंशी के रूप में मुगल सेवा में शामिल होने की पारिवारिक परंपरा को जारी रखने में उम्मीद की गई थी। यानी कि क्या कहता, जब मुंशी चंद्रभान जो है ना, जैसे वो क्या बताए थे, अभी 3 शासकों में उन्होंने अपना पद संभाला था। जहांगीर, औरंगजेब और अकबर के शासनकाल में इन्होंने अपना पद संभाला। उसके बाद इन्होंने क्या सोचा, अपने बेटे को भी मैं इस तरह से बनाऊंगा, और ताकि मुगलों में जो ना एक पारिवारिक तौर पर मेरा मरने के बाद आप उसकी जगह, उसके बेटा उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, और चंद्रभान का अपने पुत्र के नाम पत्र इस तरह की इच्छुक परीक्षाओं के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पद्धति, अनुकरणीय पाठ्यक्रम और शिक्षात्मक मूल्यों का एक मूल्यांकन उदाहरण है। इसके बारे में, ये इच्छुक परीक्षाओं के बारे में सिंपल तरीके से एग्जाम्पल बताया जा रहा है। और उन्होंने सलाह दी कि एक मुंशी को मुगल प्रणाली के मानदंडों या अकलाव में प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञान का विस्तार होगा। इतिहास, दीवान और मनसबी की रचनाओं को पढ़ना चाहिए। सियाक और नवीनता, जिसे लिपिक तकनीक कहते हैं, के कौशल सीखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अच्छे गद्य को लेखा विधि से मिलान कर सकता है, वो रोशनी के बीच एक उज्जवल प्रकाश है। उसे बुद्धिमान और सद्गुणी होनी चाहिए और सबसे बढ़कर अपने भाषाई क्षमताओं को बढ़ाना और सुधारना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि जिसके पास जानकारी है, जैसे अभी मुंशी चंद्रभान था, उसके बारे में क्या कहते हैं, ये जो उसके ज्ञान को मतलब प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। इसके बारे में क्या होता है, हम लोग को जो अंधेरा होती है ना, उसमें भी अगर रोशनी मिले तो रोशनी में भी हम लोग उज्जवल प्राप्त कर सकते हैं, उज्जवल प्रकाश है। उसी प्रकार से हम लोग को बुद्धिमान होती है, सद्गुणी होनी चाहिए, इसके बारे में कही जा रही है।
और चार चमन चंद्रभर की एक अन्य रचना मुसात ए ब्राह्मण के साथ 17वीं और 18वीं शताब्दी में फारसी गद्य लेखन में सबसे अधिक प्रचलित रचनाओं में से दो रचनाएं थी, यानी कि 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में दो रचनाएं सबसे प्रचलित थी। कौन कौन? मुसात ए ब्राह्मण, ठीक है, मुसात ए ब्राह्मण एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं थी, ठीक है। उसके बाद क्या था? वह लिपिक समुदाय के लिए प्रेरणा बने, वह लिपिक समुदाय के लिए प्रेरणा बने करें मुंशी चंद्रमोहन, जो ये मुसात ए ब्राह्मण लिखा था। और कैसा कि जैसा कि हिसार के बालकृष्ण ब्राह्मण के उदाहरण से पता चलता है कि उन्होंने अपने आदर्श व्यक्ति चंद्रभाग की शैली का अनुसरण करके चार बहार लिखा था। और वहां शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल प्रशासनिक सेवा में थे, ठीक है। उसके बाद मुगल प्रशासन के लिपिकों और सचिवों के द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मुल्तान कि हरकन दास कम्बो द्वारा जहांगीर के शासनकाल के दौरान लिखा गया था। मतलब ये कही जा रही है कि जहांगीर के शासन में कौन सी रचनाएं लिखी गई थी, औरंगजेब के शासनकाल में जो है उसके दौरान जो प्रशासनिक सेवा में थे कौन? ये चंद्रमन, मुंशी चंद्रमन, ठीक है। और कहा जाता है कि इसमें जैसे कि कुछ लिखा गया शासन जहांगीर के शासनकाल में जो जो कुछ पुस्तकें लिखी गई थी जिसका नाम है इंसाहे हरकरन, सुजाने रा भंडारी का कुसारत उत्तारी तवारीख। और औरंगजेब के शासन में कहा जाता है कि मुंशी और मुलिकाजादा के उपनामों से रचित एक अज्ञात लेखक निरागनामा एक मुंशी, ये लिखे गए थे। यानी कि इसमें शासक के बारे में बताया जा रहा है कि इसके शासनकाल में ये पुस्तकें लिखी गई, प्रचलित हुई। उसके संस्करण में देखते हैं हम लोग क्या कहा जाता है। इस अवधि के दौरान संस्करण और आत्मकथाएं और जीवन कथाएं लिखने की एक सुस्थापित परंपरा रही है। बाबर ने अपने स्मरण यद्यपि तुर्की भाषा में लिखे थे, बनारसी दास को जहांगीर के शासनकाल के दौरान देसी भाषा में आत्मकथा लिखने का श्रेय दिया गया और फारसी में हमारे पास जहांगीरनामा है। यानी कि क्या कहा जाता है, जैसे इसमें क्या फोकस किन किन शासकों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया? जहांगीर, अकबर और औरंगजेब, ये सब मतलब कि सम्राटों पर ज्यादा फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि इस पे इन्होंने जो इसके जीवनी पर फारसी शब्दों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया था। जैसे बाबरनामा भी लिखा गया था, लेकिन वो बनारसी दास के तौर पर लिखा गया था। और उसी प्रकार जो है ना ये उसके बाद जहांगीर सब वगैरह सब में ये फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इस सब पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जहांगीरनामा को जानेंगे। जहांगीरनामा क्या है? जहांगीरनामा एक पुस्तक है जो जहांगीर के से संबंधित एक है, उसकी जीवनी पर आधारित पुस्तकें हैं। उसका जहांगीरनामा या तुजक ए जहांगीरी, इसका दोनों नाम एक ही है, तुजक ए जहांगीरी मिले या जहांगीरनामा। ये 17वीं शताब्दी में लिखा गया था, महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो संस्मरण शैली में लिखा गया है, जो डायरी लेखन की शैली के समान व्यक्तिगत यादों के संकलन से संबंधित है। ये जहांगीरनामा जो है ये डायरी के नाम पर जो है डायरी, इसके समान व्यक्तिगत के रूप में यादों में संकलन से संबंधित किया गया है। सम्राट जहांगीर 1569 से 1617 ने अपने परदादा बाबर द्वारा निर्धारित साहित्य परंपरा का अनुपालन करते हुए ये आत्मकथा लिखी। यानी कि जहांगीरनामा जो था वो खुद से लिखा था, ठीक है। और इससे पहले जो थे जहांगीर जो है बाबर जो थे जहांगीर के दादा थे, तो वो दादा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने ही किया था। बाबर के द्वारा जो भी कथाएं लिखी गई थी, जो भी साहित्य परंपरा बनाई गई थी, उसका वो अनुपालन किया था कौन? जहांगीर, ठीक है। और उसके पास वो आत्मकथा लिखी थी और जिन्होंने बाबरनामा या तुझे के बावरी की रचना की, ठीक है। और जहांगीर ने 1622 तक स्वयं इस पुस्तक की रचना की और फिर मुतामत खान और उसके दरबार इतिहासकार का वर्णन जाहिर करने के लिए कहा। मुतावत खान ने 1624 तक सम्राट जहांगीर के सहयोग से जहांगीरनामा लिखा था, जहां वृत्तांत अचानक समाप्त हो गया। जहांगीरनामा पांडुलिपि के तेहरान संस्करण में मोहम्मद हादी द्वारा लिखित 1624 से 27 तक की घटनाएं दर्ज है। यानी कि जहांगीरनामा के बारे में बताया जा रहा है, वो सबसे पहले वो खुद से लिख रहे थे, उसके बाद वो अपने दरबारी को लिखने के लिए प्रेरित किया। और जहांगीरनामा फारसी की सरल लेकिन धारा प्रवाह शैली में तुर्की, हिंदुस्तान और कश्मीरी शब्दावली के साथ लिखा गया। ये जहांगीर जो थी उसमें ज्यादा शब्दों का उपयोग किया गया फारसी में, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना वो तुर्की का भी इस्तेमाल किया गया, अपना हिंदुस्तानी का भी किया गया, कश्मीरी का भी उपयोग किया गया भाषाओं का। ये कलानुक्रमिक वार्षिक वृत्तांत जैसे तरीके से लिखा गया है, जो राजनीतिक, धर्म, साहित्य, सामाजिक मुद्दों और कला के बारे में जहांगीर की विश्व दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। और एक प्रकृतिवादी, बुद्धिमान, न्याय संगत, यानी इन तमाम चीजों के बारे में जहांगीरनामा की पुस्तकों में निर्धारित की गई है, लिखी गई है, मेंशन की गई है, ठीक है। ये जहांगीरनामा की सुंदर रूप से चित्रित प्रांतीय विश्व में विभिन्न भागों में भेजी गई है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट में देखेंगे पदशाहनामा। पदशाहनामा में देखिए क्या है, पदशाहनामा में होता है कि शाहजहां के बारे में लिखा गया है, ठीक है, जो 1592 से 1666 ईस्वी में लिखा गया था। ने मोहम्मद अमीन काजविनी की एक दरबारी
इतिवृत्त पदनामा सा का लेखन सौंपा, जिसने शाहजहां के शासनकाल के पहले 10 वर्षों का विवरण लिखा गया। इतिहास लेखन की इस शैली की तवारीख के रूप में जाना जाता है। काजविनी ने बताया कि शाहजहां ने अपने पूर्वज तैमूर की तरह पादशाहनामा की परियोजना में रुचि रखी थी। जैसे कि सिंपल तरीके से आप समझिए, पादशाहनामा जो है ना, ये शाहजहां से संबंधित है, उसकी जीवनी पर आधारित है। वो जो जिस तरह से क्या हुआ था, जहांगीर जो क्या हुआ था अपने दादा यानी कि बाबर के नाम पर जो जो भी चीजें की गई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किया था। और शाहजहां जो थे क्या कहते हैं, एक तैमूर थे, ठीक है, अपने पूर्वज जो थे तैमूर, उसके अनुसार उन्होंने अपने जीवनी को लिखा था। जो भी परियोजना चलाई गई थी उसके बारे में वो खुद से लिखा था। शाहजहां ने अब्दुल हमीद लाहौरी को पहले 10 वर्षों के वर्णन को फिर लिखने का काम सौंपा, क्योंकि वह इतिहास को रिकॉर्ड करने के इस्लामी तरीके का हवाला देते हुए सौर कैलेंडर तिथियां को चंद कैलेंडर तिथियों से बदलना चाहता था। लाहौरी ने पदनामा शाह के नाम से शाहजहां के 20 वर्षों के शासन का विस्तृत विवरण किया, और लाहौरी ने शाहजहानाबाद के निर्माण, इसकी वास्तुकला, किले और दिल्ली के बाजारों का वर्णन खूबसूरती से किया। शाहजहां के शासनकाल के तीसरे दशक का लेखा जोखा लाहौरी के शिष्य मोहम्मद वारिस ने किया था। इस तरह से शाहजहां के बारे के जीवनी में और जहांगीर के बारे में और बाबर के बारे में थोड़ा बहुत जाने। इसके अलावा हम लोग लिपियों के बारे में, फारसियों में का प्रशिक्षण किस तरह से हुआ, फारसियों का किस तरह से विस्तृत क्षेत्र विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग इस सेशन के माध्यम से जाने। और इस सेशन में ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा था, फारसी का विस्तृत होता हुआ क्षेत्र, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सबों के लिए काफ़ी सहायतापूर्ण साबित हुई होगी। और एक निवेदन भी आप सबों से, जो भी इस चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।